बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 मई है और मुझे यहाँ पर 5वां रोज़ है। 4 दिन मुझे हरमैन शरीफ में हो गए हैं, मक्का मदीना में। तो आज का ये वीडियो आज मैंने हज के लिए बना रहा हूँ। जो हिंदुस्तान से हज के सफ़र पर रवाना होने जा रहे हैं, किस तरह की परेशानियाँ मैंने फेस की, उन परेशानियों को आप फेस ना करें, ये आज का मकसद है। तो मैं शुरू आपका इस वीडियो को वहीं से करूँगा जहाँ से आपका सफ़र शुरू होता है, यानी कि आपके जब आप अपने घर से बैग लेकर चलते हैं तो आपको मालूम है 20-20 किलो के 2 बैग आपके लिए अलाउड है। 25 किलो उसमें मेंशन है, लेकिन आप 20 किलो का बैग लाएँ, वो आसानी से आपका पास हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। 20 किलो से ज़्यादा पर परेशानी पैदा होती है। दूसरी बात, एक आप पिट्ठू बैग रखते हैं जिसमें 6-7-8 किलो का वेट आपके लिए परमिजिबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैग है। इस बैग के अंदर अपनी ज़रूरी चीज़ें जो आपको डेली लाइफ में इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, तुरंत जिनकी ज़रूरत पड़ती है, वो सारा सामान उसके अंदर रखें। चाकू, छुरी, माचिस, बीड़ी, सीढ़ी, इस तरह का सामान नहीं लाएं, नहीं तो वो आपका चेक इन पर निकाल दिया जाता है, आपको परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। पिट्ठू बैग में आप 1-2 जोड़ी कपड़े लाएँ, अपना टूथपेस्ट, टूथब्रश, चार्जर, मोबाइल का सामान, दवाइयाँ ये लाएँ। वजह यह है कि जब आप मदीना आ जाएंगे तो आपका सामान एयरपोर्ट से ही बाय बस आपके होटल पर पहुंचाया जाएगा, और होटल पर आने में किसी का 1 दिन में आ जाता है, लेकिन मेरा सामान 3 दिन में आया। मेरे अलावा बहुत सारे साथियों का सामान 3 दिन में, 4 दिन में उनको मिला। 3-4 दिन तक हम एक ही तरह के कपड़ों में रहे, दवाएँ नहीं थी, पीछे तबीयत ख़राब हो गई, दवाओं की ज़रूरत पड़ी, दवाई भी उसी में रह गई थी, मोबाइल का चार्जर बड़े पैकेज में रह गया था। अगर पिट्ठू बैग में सारा सामान रहेगा तो आपको इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब आप मदीना से जेद्दा जाएंगे, जेद्दा से मदीना आएंगे, जेद्दा एयरपोर्ट से ही आपको बस की सर्विस मिलेगी। वहाँ जितने भी पैसेंजर होंगे एक फ़्लाइट के, वो सभी बसेज में को बैठाया जाएगा और सारे बसेज एक साथ चलेंगी। वहाँ आपको किसी तरह कहीं भी किसी तरह कोई जल्दबाजी, कोई हवड़ दबड़ नहीं करनी है। बस की सर्विस वहाँ से बहुत अच्छी है। जब आप बस में बैठ जाएंगे, गवर्नमेंट का एक लड़का आएगा, एम्प्लॉय आएगा, वो आपसे पासपोर्ट कलेक्ट करेगा। तो आप वहाँ उनको पासपोर्ट दे दें, पासपोर्ट दे दें तो उनको परेशानी पैदा ना करें। दूसरी बात, जब आप एयरपोर्ट में होंगे, जिस वक्त आप दिल्ली से चल रहे होंगे, तो अपना पासपोर्ट, अपना वीज़ा कार्ड और अपना बोर्डिंग पास अपने हाथ निकाल के रखें। इस तरह से ये आपका बोर्डिंग पास है जिसमें टिकट लगा हुआ है, बोर्डिंग पास, और ये आपका वीज़ा, अपना वीज़ा इसमें लगाएं। अगर आप 3 आदमी, तीनों इस तरह सेट बना लें और इसे अपने पासपोर्ट के अंदर इंसर्ट कर लें और इसको अपने हाथ में रखें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, ताकि आपको वहाँ चेकिंग में परेशानी ना हो। क्योंकि जब आपसे पासपोर्ट मांगा जाता है, फिर वीज़ा मांगते हैं, आप एकदम से में टटोलते हैं, वहाँ आपको परेशानी भी होती है, वहाँ आपका टाइम भी वेस्ट होता है और उनको भी परेशानी होती है। इसके अलावा फूड के सामान, आप वहाँ से खाने का सामान, दाल, चावल, घी, तेल लेकर चलते हैं। साथ में कोई स्टोव भी लाते हैं पकाने के लिए। वो सामान ना लाएँ तो बेहतर है, क्योंकि मदीना में होटल में खाना बनाने की कतई इजाज़त नहीं है। एक साथी ने इंडक्शन कुकर खरीदा, मैंने ही खरीदवाया था। जब उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया, जैसे ही एहलकार को पता चला, उनके ऑफिसर्स आए और उनका वो जब्त करके ले गए। यहाँ उसकी कोई इजाज़त नहीं है। होटल है, बहुत अच्छा खाना है, पाकिस्तानी होटल हैं, इंडियन टेस्ट के भी होटल हैं, अफगानी टेस्ट के होटल हैं, सब तरह का खाना मिल जाता है। 10 से 15 हज़ार में अच्छा खाना मिल जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी परेशानी होती है आपको करेंसी एक्सचेंज में। आप करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए वहाँ लोकल ब्रोकर के पास जाते हैं, बैंक में जाते हैं। अगर आप करेंसी एक्सचेंज ना भी कराएं तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करके आएँ, अपना ATM साथ लेकर आएँ। आपको सिर्फ करना यह है कि ATM को ग्लोबल ATM इनेबल्ड करा लें। हमारा ATM अगर डोमेस्टिक है, उसको लिखा रहता है, या बैंक में जाकर मालूम कर लें, मेरा भी डोमेस्टिक था, उसको ग्लोबल इनेबल करा लें। आप ग्लोबल इनेबल करा लेंगे तो आप यहाँ पर चारों तरफ जगह जगह ATM लगे हुए हैं, अपना कार्ड इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर आप सऊदी करेंसी विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और एक खास बात, बालों को लेकर, जब आप चलें तो अपना बाल मिलिट्री कट करा लें। इतने बड़े बाल रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जब बाल बड़े होंगे तो कंधा संधा, घी, तेल घूमते रहेंगे आप। जैसे मैं परेशान रहा यहाँ पर 3-4 दिन, क्योंकि बाल तो वैसे ही जाने हैं जब आप उम्रा करेंगे, इसलिए बेहतर है कि इनको भी आप छोटा करा कर लाएँ। किसी भी तरह की परेशानी ना हो, यहाँ पर कहीं आपको घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका सामान एयरपोर्ट से होटल पर लाया जाएगा, अगर उसमें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगते हैं तो परेशान ना हो, वो आपके रूम पर पहुँचा दिया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप मदीना में आ गए, अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग हैं या फीमेल हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, यहाँ पर कई जगह इबादत की ऐसी हैं, जगह जगह ऐसा है कि जहाँ फीमेल को आपसे अलग कर दिया जाएगा। अगर आप 2 ही लोग हैं, आपके साथ जो फीमेल है वो अलग हो जाएंगी, जुदा हो जाएंगी।
अब कैसे ढूंढें, यहाँ भीड़ बहुत हो चुकी है, सब चेहरे एक जैसे लगते हैं। उसका तरीका ये है, अपनी यहाँ पहचान बना लें। मदीना मुनव्वरा का जो सेटअप है पूरा, आप देखेंगे कि मस्जिद नबी जहाँ पर बैठा हुआ हो, इसके आउटर में चार ग्रिल बोर्ड है जो आप देख रहे हैं। इस ग्रिल बोर्ड पर गेट नंबर लिखा हुआ है, गेट नंबर 300 से 369 तक गेट नंबर डला हुआ है। एक तो पहचान आप ये बनाएं, या तो ये बता कर जाए कि आपको इस गेट के नीचे मिलना है, 330 या 310 320 जो भी है, उनको नंबर बता दें। दूसरी पहचान, जब आप बाउंड्री वॉल से अंदर जाते हैं तो अंदर लेडीज जेंट्स वॉशरूम है, वजू घर है, जो भी नंबर डला हुआ है 220 223 224 वाइट कलर के देख रहे हैं आप, उनको दिखा दें कि भैया आप इस नंबर पर हमें मिलेंगे। तीसरी पहचान आपकी मदीना मुनव्वरा की जो मेन मस्जिद है, मस्जिद कैंपस के अंदर, मस्जिद के अंदर जाने के लिए, मस्जिद की बिल्डिंग जहाँ मैं बैठा हूँ उस बिल्डिंग के अंदर आने के लिए करीब 100 से ज़्यादा गेट है, गिनती में 41 है, लेकिन इस गेट के एक्सटेंशन है। मान लीजिए गेट नंबर 1 है तो उसका A B C D, तो इस तरह से कुल मिलाकर चारों तरफ रेक्टेंगल बिल्डिंग है, चारों तरफ गेट खुलते हैं, एक जैसा नक्शा है, बिल्कुल एक जैसा नक्शा है। इसलिए वहाँ पर गेट नंबर बता दें कि आप इस गेट नंबर से एंटर हुए हैं, उसी गेट नंबर पर मिलें, ताकि आपको तलाश करने में परेशानी ना हो। नहीं तो आप तलाश करने में बहुत भारी परेशानी उठा सकते हैं, जैसे पिछले दिनों में मैंने अपनी वालदा को सर्च करने में परेशानी उठाई है। तो कुछ ज़रूरी बातें इनका ख्याल रखें, बाकी है परेशान होने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आपको कोई बीमारी, कोई तकलीफ होती है, उसका मैंने वीडियो बनाया है। यहाँ पर पीछे गेट नंबर 358 के सामने मेडिकल सेंटर है, किसी का कोई सामान खो जाता है तो गेट नंबर 369 के सामने लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर है, वहाँ पर आप जाइए, रिपोर्ट कीजिए, आपका सामान कहीं भी मिलेगा किसी को तो वो उठा कर दे देगा और आपको आपका सामान मिल जाएगा। तो करते करते ही एक अफ्रीकन शख्स आए जो मेरे स्लीपर्स पहन कर जा रहे थे, वो अपने स्लीपर्स रखकर भूल गए, तो मैंने सोचा ये बात भी इसमें ऐड कर दूं। जहाँ भी आप अपने स्लीपर्स रखते हैं तो वहाँ भी रैक्स बनी हुई स्लीपर्स की, मस्जिद नबवी के मस्जिद के अंदर भी रैक्स बनी हुई, उन रैक्स के ऊपर नंबर पड़े हुए, नंबर ज़रूर याद रखें। हर चीज़ का आप नंबर याद रखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। आपने वीडियो आखिर तक देखा है, इसको आगे भी पहुँचाइएगा। शुक्रिया। आपको जल्दी में यहाँ पर सिम खरीदने से बचना चाहिए। एयरपोर्ट पर कुछ लोग सिम बेचते रहते हैं, वो तरह का फ्रॉड करते हैं। एक पास तो 2 सिम शो होते हैं, आपको एक सिम फ्री देते हैं, एक दूसरे पास रख देते हैं। जब आप होटल में आ जाएंगे तो यहाँ होटल में आपका वाईफाई है, अपना उस वाईफाई पासवर्ड डालिए, वाईफाई इस्तेमाल कीजिए। वाईफाई के थ्रू आपको इंटरनेट चलेगा, इंटरनेट कॉलिंग कीजिए। इससे 2 फायदे हैं। एक तो आपका मोबाइल तभी वर्क करेगा जब आप अपने रूम पर होंगे, यानी कि आपके अजीज अकारिब जब भी टेलीफोन करेंगे तब आप खाली वक्त में होंगे, कमरे पर होंगे। अगर आप यहाँ पर सिम खरीद लेते हैं, बहुत महंगा भी है, पैसा भी खर्च होता है, फिर आप पूरे दिन बस अपने रिश्तेदारों के फ़ोन उठाते रहेंगे, वो आपको फ़ोन करते रहेंगे या आप उनके कॉल को डिस्कनेक्ट करते रहेंगे, आपका जहन वहाँ पर लगा रहेगा। तो बेहतर तरीका ये है कि अपना मोबाइल आप रिचार्ज ना कराएं, जो होटल का वाईफाई है होटल रूम में आकर उसी को इस्तेमाल करें। तो करते करते ही एक अफ्रीकन शख्स आए जो मेरे स्लीपर्स पहन कर जा रहे थे, वो अपने स्लीपर्स रखकर भूल गए, तो मैंने सोचा ये बात भी इसमें ऐड कर दूं। जहाँ भी आप अपने स्लीपर्स रखते हैं तो वहाँ भी रैक्स बनी हुई स्लीपर्स की, मस्जिद नबवी के मस्जिद के अंदर भी रैक्स बनी हुई, उन रैक्स के ऊपर नंबर पड़े हुए, नंबर ज़रूर याद रखें। हर चीज़ का आप नंबर याद रखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। आपने वीडियो आखिर तक देखा है, इसको आगे भी पहुँचाइएगा। शुक्रिया। आपको जल्दी में यहाँ पर सिम खरीदने से बचना चाहिए। एयरपोर्ट पर कुछ लोग सिम बेचते रहते हैं, वो तरह का फ्रॉड करते हैं। एक पास तो 2 सिम शो होते हैं, आपको एक सिम फ्री देते हैं, एक दूसरे पास रख देते हैं। जब आप होटल में आ जाएंगे तो यहाँ होटल में आपका वाईफाई है, अपना उस वाईफाई पासवर्ड डालिए, वाईफाई इस्तेमाल कीजिए। वाईफाई के थ्रू आपको इंटरनेट चलेगा, इंटरनेट कॉलिंग कीजिए। इससे 2 फायदे हैं। एक तो आपका मोबाइल तभी वर्क करेगा जब आप अपने रूम पर होंगे, यानी कि आपके अजीज अकारिब जब भी टेलीफोन करेंगे तब आप खाली वक्त में होंगे, कमरे पर होंगे। अगर आप यहाँ पर सिम खरीद लेते हैं, बहुत महंगा भी है, पैसा भी खर्च होता है, फिर आप पूरे दिन बस अपने रिश्तेदारों के फ़ोन उठाते रहेंगे, वो आपको फ़ोन करते रहेंगे या आप उनके कॉल को डिस्कनेक्ट करते रहेंगे, आपका जहन वहाँ पर लगा रहेगा। तो बेहतर तरीका ये है कि अपना मोबाइल आप रिचार्ज ना कराएं, जो होटल का वाईफाई है होटल रूम में आकर उसी को इस्तेमाल करें।